सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए जो कई हवालों से बड़ी अहमियत के हामिल रहे। पहली बार वफाकी हुकूमत बनाने वाली तहरीक इंसाफ की मखलूत हुकूमत के इब्तदाई 2.5 साल की कारकर्दगी आवाम के लिए कैसी रही और वो क्या राय रखते हैं, इन ज़िमनी इंतखाबात ने यह काफ़ी हद तक वाज़ेह कर दिया है। ये रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई से परेशान अवाम का रद्दअमल था या PDM इत्तेहाद की ताकत के मजमूई तौर पर ज़िमनी इलेक्शन माजी की रिवायत के बरक्स अपोजिशन के लिए ज़्यादा कामयाब साबित हुआ। जुमे के रोज़ NA 75 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन में शदीद बदनज़मी हुई, तसादुम हुआ। तमाम दिन वहाँ क्या मनाजिर थे आप देखते रहे। 2 लोग अपनी जान से भी चले गए। इलेक्शन कमीशन ने 360 में से 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज वक्त पर मौसूल ना होने पर NA 75 का नतीजा रोक लिया था। पंजाब असम्बली के हल्का PP 51 वजीराबाद में ज़िमनी इंतखाब के 162 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए और नून लीग की बेगम तलत महमूद वहाँ पर 53,903 वोट लेकर कामयाब हुई, जबकि तहरीक इंसाफ के चौधरी यूसुफ वहाँ पर 48,484 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तो यहाँ हुकूमती जमात को शिकस्त हुई, जबकि हल्का PP 51 की नशिस्त नून लीग के शौकत मंजूर चीमा के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। जनरल इलेक्शन 2018 में चौधरी शौकत मंजूर ने 59,267 वोट हासिल किए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर अकरम 27,431 वोट यहां हासिल कर सके थे। तो तहरीक इंसाफ के वोट जरूर बढ़े, लेकिन यह सीट उनके हाथ में ना आ सकी। कौमी असम्बली के हल्का NA 45 कुरम में ज़िमनी इंतखाब के 103 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के मलिक फ़खर जमान 13,992 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। यहाँ आज़ाद उम्मीदवार हाजी सैयद दूसरे नंबर पर रहे और NA 45 जिला कुरम की ये नशिस्त JUI के MNA मुनीर खान औरकज़ई के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। तो यहाँ हुकूमती जमात कामयाब हुई और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 63 के तमाम 102 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली 21,122 वोट लेकर पहले नंबर पर आए। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ उमर 17,023 वोट हासिल कर सके और हतमी नतीजे इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। ये गैर हतमी नताइज हैं और इस तरह मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अपनी नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की खाली होने वाली नशिस्त उससे छीन ली, जो कि नून लीग की एक बड़ी कामयाबी है। जबकि डस्का में कौमी असम्बली की नशिस्त पर उसे बरतरी हासिल थी या नहीं, अब यह फैसला होना बाकी है। तहरीक इंसाफ ने कुरम एजेंसी की कौमी असम्बली की नशिस्त पर अलबत्ता आज़ाद उम्मीदवार के मुकाबले में कामयाबी हासिल कर ली है। सिंध और बलूचिस्तान के हालिया ज़िमनी इंतखाब में भी आवाम ने PDM में शामिल जमातों यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों के हक में राय दी। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली में न सिर्फ अपनी नशिस्त के दिफा में कामयाब होना, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की नशिस्त भी हासिल कर लेना और डस्का में कौमी असम्बली की नशिस्त पर बेशतर हल्कों के दस्तियाब नताइज के मुताबिक उसकी बरतरी इस बात का इशारा है कि अवाम ने तहरीक इंसाफ के दावों के बाद उससे अपने मसाइल के हल की जो उम्मीदें बांध रखी थीं, 2.5 बरस की हुकूमती कारकर्दगी इन हवालों से उन्हें मुतमईन नहीं कर सकी। जबकि अपोजिशन की कई बार इख्तिदार में रहने वाली बड़ी जमातों के खिलाफ करप्शन के इल्जामात और मुकदमात की भरमार के बावजूद उनका वोट बैंक न सिर्फ अब भी कायम है, बल्कि जिस सूबे में तहरीक इंसाफ 7.5 साल से हुकूमत कर रही है उसमें भी मुताल्लिका नशिस्त पर राय दहंदगान की अक्सरियत उसके हक में नहीं रही। यह सूरत हाल शायद तहरीक इंसाफ की आंखें खोल देने के लिए इस वक्त काफ़ी है। इस पर और आगे आने वाले सेनेट इलेक्शंस पर गुफ्तगू करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये डस्का में क्या हो रहा है राना साहब? अगर नौशहरा में आप लोग जीत गए और वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने कोई धांधली नहीं की, तो फिर डस्का में आप लोगों को क्यों एतराज़ हो रहा है जो पूरी सूरत हाल रही है उस पर? देखिए, धांधली तो हर जगह उन्होंने कोशिश की है कि हम धांधली से, जिस तरह इनकी तो खैर 2018 का इलेक्शन भी आपके सामने है, ये हुकूमत तो धांधली की पैदावार है। तो ये कहना कि वहाँ धांधली नहीं की, यहाँ उन्होंने क्यों करनी थी, ये मेरा ख्याल है जो सोच है, ये उसके उनके जो कंडक्ट है, अपना जो तरीक़ेकार है या उनका माजी है उसके साथ मुताबिक नहीं रखती। और मैं आपको बताऊं कि 2018 में किसी और अदारे पे भी उंगली उठाई जाती थी कि धांधली में शायद वो भी शामिल थे।
आज डस्का के इलेक्शन के बाद वो पीछे चले गए। आज वो हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उस पर सारी दुनिया से उंगलियां उठ रही हैं। वो आपको ही पता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर ये अपनी हार मान जाते तो शायद इनकी इतनी बेइज्जती ना होती जितनी ये काम करने में उनको एक्सपोज हुए हैं, जिसमें किसी को, हाँ ठीक है कि सीट का वो शोर ज़रूर पड़ गया है या किसी वो डिस्प्यूट में चली गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने ये एक्सपोज हुए हैं उससे इनका लॉस जो है, पॉलिटिकल लॉस इतना ज़्यादा हुआ है, शायद वो हारने से ना होता। ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है और सोच है पॉलिटिकल। अब रही बात कि ये डस्का में, अब मुझे बताएं कि यहाँ रवायती तौर पे ये होता है कि जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो स्पेशली और फिर फेडरल गवर्नमेंट की हो, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन जीतना यहाँ की ट्रेडिशन भी है और हमारा कल्चर भी है। वो सिटिंग गवर्नमेंट के साथ लोग चले जाते हैं। आप तारीख उठा के देख लें, आपको मिसालें, एक मिसाल नहीं मिलेगी जो सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह 2.5 साल से हुकूमत और कोई और जीत जाए जो पंजाब में हुआ है। तो मैं समझता हूँ आप सिंध का रिजल्ट देखेंगे तो पीपल्स पार्टी ने मार्जिन कितना है, वो 50,000 का, 60,000 का। इधर भी आप देखें तो वोट जो बैंक हमारा है वो उसी तरह या इंटैक्ट रहा है या बढ़ा है। तो बजाय इसके ये अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी पॉलिसी पे गौर करते, एनालिसिस करते बैठ के कि हमारे वजूहात क्या हैं और आने वाले जनरल इलेक्शन में उसको और ज़्यादा बेहतर अपनी परफॉर्मेंस करते, मैं समझता हूँ ये बड़े अकल के अंधे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही कि अवाम क्या चाहते हैं। अवाम इतनी शदीद किस्म का वहाँ पे प्रेशर था डस्का की सीट पे और जो वजीराबाद वाली सीट पे वो तो मार्जिन इतना हो गया, तो इन्होंने हर किस्म का अरबा इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि एक अंधाधुंध मशीनरी जो सरकारी मशीनरी तो उसका इस्तेमाल हुआ है। पुलिस गर्दी अरूज पे थी, अरूज पे, मैं एक लफ्ज जोर दे रहा हूँ, अरूज पे थी। कोई को पोलिंग एजेंट को उठा लेते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे जो लोग हैं या अवाम ने साथ दिया, उन्होंने इनकी पॉलिसी से जो 2.5 साल में जिस तरह इन्होंने गुजारे। लेकिन राना साहब, जैसा डस्का में इन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पूरी सूरत हाल मार रही, रियासती मशीनरी का बेदरज इस्तेमाल किया गया। PK 63 खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्त अपने घर की नशिस्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन वहाँ वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। सियासी जमातों में ये कल्चर होना चाहिए कि अगर उनको शिकस्त हो गई तो तस्लीम करें। अब यहाँ डस्का में अगर शिकस्त आपको हो जाती है, इलेक्शन कमीशन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना देता है, तो फिर आपको भी बड़े दिल का मुजाहरा करते हो एक सीट से क्या फ़र्क पड़ता है? उस शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। देखिए, हमें इससे वाकई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात असूल की है कि आप दिन को रात तो नहीं कह सकते, रात को दिन नहीं है। नौशहरा की जो बात है, वहाँ पे अगर हमने 20 उठाए होते या 10 पूरे प्रिजाइडिंग अफसर उठाए होते, अगवा किए होते, तो फिर शोर वो भी कर लेते। लेकिन हम तो वहाँ हैव नॉट्स में हैं यार। आप बात को समझें कि गवर्नमेंट उनकी है। अगर गवर्नमेंट के होते हुए हम पे को इल्ज़ाम लगा देते हैं धांधली का, जो उसने कहा है परवेज खटक साहब ने कि वहाँ पे 6,000 वोट इन्होंने डाले हैं, मैंने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दिया, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ये उससे भी शर्मनाक बात है कि आप होते हुए गिलानी साहब के इंतखाब के लिए बहुत अहमियत है इस नशिस्त की, कि एक एक नशिस्त दायरे चूंकि काउंट होगी, एक एक वोट की बड़ी अहमियत होगी। गिलानी साहब को अगर मुंतखब करवाना है तो इसलिए इतनी फाइट आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि उस एक वोट की बड़ी अहमियत होगी। नहीं, अभी 3 तारीख तक तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नोटिफाई कोई इलेक्शन हो सकेगा, ये जो मैं देख रहा हूँ। और उनका मकसद काफ़ी हद तक ये भी पूरा हो जाएगा कि अगर हमारा एक मेंबर नोटिफाई नहीं होता तो ज़ाहिर है 3 को वोट नहीं डाल सकेगा। अगर यही डिस्प्यूट में रहता है या वो हेयरिंग में चली जाती है चीज़ जिस तरह है, अगर वो रीपोल 1 का भी कर देते हैं या 5 कर देते हैं या 10 कर देते हैं या सारा कर देते हैं, तो फिर भी रिजल्ट उसका नहीं आ सकेगा। ये सीट तो मैं समझता हूँ यहाँ तक वो कामयाब हो जाएंगे। तो फिर गिलानी साहब के नंबर्स फिर कैसे पूरे करेंगे आप लोग? फिर नंबर्स तो ये एक नंबर की बड़ी अहमियत है। अगर ये भी इस वक्त मामला खटाई में चला जाता है तो फिर 1 नंबर और कम हो जाएगा आपके पास। नंबर्स तो आपके पहले ही कम है। फिर अल्लाह खैर करे, वो ठीक मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि जो मैंने 2.5 साल में देखा है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे हमारे पीपल्स पार्टी के काफली के पास गए हुए हैं। PTI एक चूचू का मरबा है, तो उनके साथ हमारी बातचीत होती रहती है। वो सारे तंग हैं, उनको अपना मुस्तकबिल PTI में कोई इतना रोशन नहीं या कोई ऐसा लगता नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल कोई बड़ा सियासी तौर पे ठीक होगा या महफूज है।
तो वो मेरा ख्याल है वोट नहीं देंगे। ये बैलेट, ओपन बैलेट के लिए क्यों गए? हॉर्स ट्रेडिंग तो ये करते रहे हैं। ये 2.5 साल का रिकॉर्ड है कि पंजाब असम्बली में 6-7 बंदे इन्होंने हमारे तोड़े हुए हैं, 8 हमने तो नहीं तोड़ा, कोई हमारे साथ टूटने को तैयार हैं लोग। सही। तो फिर इन्होंने सजरानी के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो किया, फिर इन्होंने बाकी जो वीडियो आई है वो भी पैसे का लेन देन, पीटीआई को अपने वोट काबू रखने के लिए पैसे दे रहे हैं, अपने वोट काबू रखने के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, किसी और से ना लेना, हमसे ले लो। तो राणा साहब, ये 7-8 बंदे कौन से हैं जो आपके ये टूटे हुए हैं, और मजीद भी बंदे आपके तोड़ रहे हैं? किन लोगों से राब्ते में हैं? कौन से ऐसे बंदे आपके जो इनकी तरफ जा रहे हैं? 3 दिन उन्होंने बड़ी कोशिश की ली है, वो 2 साल से टूटे हुए हैं और 2 साल से उनको घुमा फिरा रहे हैं। कोई नारोवाल से है, कोई शेखपुरा से है, कोई खानेवाल का है, इस तरह के लोग हैं। कोई मेरा ख्याल है कोई मियाँ अली से है, कोई इस तरह के कोई लोग हैं। मतलब ये शरकपुरी साहब वाला ग्रुप है या किसी और ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? कोई और भी ग्रुप नून लीग के अंदर ऐसा बन गया? वही शरकपुरी जो है ना, ये मेरा ही एमपीए इलेक्ट हुआ था। अच्छा। टिकट इसको मियाँ साहब तो देते नहीं थे, मैं आपको बताऊं, कहते ये लोटा है, सिक्का बंद लोटा है। मैंने कहा जी छोड़ें, चलें, कोई बात नहीं, एक दफ़ा इसको माफ़ी दे दें। तो वो टिकट दे दिया और इसने ये यकीन दिलाया था मैं इस दफ़ा नहीं चेंज करूंगा लॉयल्टी, और वो चेंज कर गया अपना और पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर दिया। उनके साथ निशात डाह साहब ने बड़े संगीन इल्जाम खुद मियाँ साहब पर लगाए थे उनके, जब वो वज़ीर आज़म थे। ये कोई बात है? निशात डाह क्या और मियाँ साहब क्या, या शरकपुरी क्या और मियाँ साहब क्या, ये इस किस्म की बातें क्या करते हैं ये लोग? जब टिकट लेने होते हैं तो बाहर बैठे रहते हैं 2-2 दिन सड़कों पे। तो इस तरह की बात हो तो चंद मफाद के लिए, छोटे छोटे मफाद के लिए, ट्रांसफर, पोस्टिंग, डेवलपमेंट के लिए, अपनी करप्शन के लिए ये बंदे अपनी वफादारियां चेंज करते हैं। खुदा के लिए आप भी थोड़ा सा ये कल्चर को डिस्करेज करें कि ये कल्चर ठीक नहीं है। अवाम ने वोट नहीं देने इनको, मैं आपको बताऊं, ये आज नोट कर लें। ठीक है, अगर इलेक्शन राणा साहब रुकेगा जरा, से तो इस पर जरा हुकूमती मौक़िफ़ भी जरा जान लें। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर भी हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये PK 63 में हुआ क्या है? खान साहब को समझाने में कामयाब हो गए आज आप लोग? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने शोर तो नहीं मचाया, लेकिन जो एविडेंस अब सामने आ रहे हैं, तो चंद पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जो 45 और 46 फॉर्म जो हैं, वो अगर आप देखेंगे तो जो इशू हुए हैं वोट, लेकिन वहाँ ज़्यादा शो किए गए हैं। तो तकरीबन कोई 5,500-6 हज़ार वोटों का डिफरेंस आ रहा है। वो अच्छा। जो जिसको आप बेकायदगी कहें, जिसको आप जो भी कहें, लेकिन बहरहाल चूँकि ये कोर्ट वाला मामला है तो हम बड़े एविडेंस के साथ अदालत में जाएंगे, बजाय इसके कि हम शोर मचाएं और हम कहें कि जी ये हुआ वो हुआ। तो परवेज़ खटक साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि ये बिल्कुल ज़्यादती हुई है, और जो भी ज़्यादती हुई है हम कोर्ट में जाएंगे, हम बजाय इसके कि हम यहाँ पे शोर मचाएं। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि जो भी हारने के बाद अगर ये कहता है कि धांधली हुई है तो बिल्कुल सबूत के साथ आ जाए, अच्छी बात है। हम इस मुल्क के अंदर धांधली को भी ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर करप्शन को भी ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वोटों की खरीद और फरोख्त होती है, उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। शौकत साहब, ये कुल मिला के 4,500 वोट की ये का मामला है, ये गड़बड़ हुई है कुछ, यही फिगर आप कह रहे हैं? नहीं, ये 6,000 वोट, 6,000 वोट जो है वो ऐसे वोट हैं जो इशू नहीं हुए हैं लेकिन वहाँ डब्बों से निकले हैं। तो अब ये देखना है कि इसमें RO का कितना रोल रहा है, यही देखना है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है। अगर ये बेकायदगी हुई है तो अगर ये 6,000 वोट चले आपके कहने में माइनस कर भी दें, तब भी इख्तियार वली साहब ने इन 6,000 को माइनस करके भी 15,000 से ज़ायद वोट हासिल किए आपके अपने गढ़ में, जहाँ पर 7.5 साल से आपकी जमात की हुकूमत है। अगर नून लीग का कोई नुमाइंदा 15,000 वोट भी ले जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि नून लीग का वहाँ पे, अगर आप नून लीग की बात करते हैं ना, अगर नून लीग खड़े हो जाए ना, तो वहाँ मैं आपको गारंटी करता हूं कि वो जो टाउन मेंबरशिप है ना, शायद वो भी ना जीत सके। ये वहाँ नून लीग का वोट नहीं है। देखिए, इसमें आप नून लीग को अकेला ना समझे, इसमें JUI है, इसमें पीपल्स पार्टी है, इसमें जो 11 जमातें हैं PDM की, वो सब ने मिलकर वोट दिया है। लेकिन इसके बावजूद हमारा भी दावा है इंशाअल्लाह ताला कि अक्सरियत हमारी। शौकत साहब, कल तो आपकी सीनियर लीडरशिप की जानिब से ये भी मौक़िफ़ आ रहा है कि वहाँ पर PTI ने PTI को हराया है, वहाँ अपोजिशन ने PTI को नहीं हराया।
तो ये वाकई पीटीआई ने देखिए पीटीआई को हरा दिया। इसमें ये रोल भी है, बिल्कुल इसमें ये रोल भी है, ये फैक्टर तो है, क्योंकि कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। जो लोग पीटीआई के लोग हैं और वो वीडियो उनकी वायरल हुई है, वो आए हैं, उन्होंने जशन का साथ भी दिया है, तो ये तो एक अलग बात है ना। वो तो अंदरूनी, हम जो पार्टी के अंदरूनी मामला तो हम पार्टी के साथ तय करेंगे कि किसके साथ क्या सलूक करना है। लेकिन मैं इससे बालातर बात कर रहा हूँ जी, और वो मैं ये नहीं कि यहाँ पे आपके सामने बैठ के कोई शोर मचा रहा हूँ कि जी ये हुआ है वो हुआ है। जो हुआ है एविडेंस के साथ कोर्ट में हम जाएंगे इंशाल्लाह। और यही मेरे ख्याल से मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करें, अदालतें खुली हैं और फैसला अदालत कर ले, अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की है तो इलेक्शन कमीशन को रगड़ा मिलना चाहिए। अगर किसी और ने किया है, अगर हमने किया है, जिसने भी किया है, तो ये अगर सिस्टम हम बना लें और अपने इदारों को मजबूत कर लें, और तो ये सबसे बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम सिर्फ नारेबाजी करें और हम सिर्फ ये कहें कि जी ये नतीजा आ गया, मुझे मंजूर नहीं है। सही। अगर हम जीत गए हम खुशी मनाते हैं, हार जाते हैं हम कहते हैं हम नहीं मानते। तो न मानने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एविडेंस हमारे सामने आए हैं वो हम अदालत के सामने रखना चाहते हैं। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी, हमें कोई एतराज नहीं होगा, अदालत जिसके तो राणा तनवीर साहब, ये डस्का में भी आप लोग अदालत ही जाते हैं ना, रोज वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, खिताबात हो रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं। जैसे शौकत साहब कह रहे हैं कि हार उन्होंने अपनी 6-6,500 वोट के सारे सबूत लेके अदालत वो जा रहे हैं, और वहाँ आपके यूसी या टाउन ऑफिसर के लेवल के लोग भी नहीं जीत सकते। ये तो आपको जो पीडीएम की दूसरी जमात है उनका वोट मिला है, शौकत साहब फरमा रहे हैं। देखें, मुझे बड़े मैं समझ मंजे हुए आदमी हैं, इनको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। मुशहरा की सीट का इन्होंने 3 दफ़ा अपना स्टांस बदला है। पहले तो इन्होंने कहा कि जी पीटीआई और वर्सेस पीटीआई थी, और उस मिनिस्टर को इन्होंने, जो इरिगेशन का मिनिस्टर था, मेरा ख्याल मैंने पढ़ा है अखबार में, उसको इन्होंने वहाँ से डीनोटिफाई किया और हटा दिया। वो खटक साहब का भाई है या खटक का, या मुझे नहीं पता, लेकिन सब खटक ही है। वो उस वक्त इन्होंने ये स्टांस लिया, फिर इन्होंने कोई और स्टांस लिया। अब इन्होंने ये लिया है कि जी वहाँ 6,000 वोट, आपने बड़ा राइटली यू पॉइंटेड आउट कि अगर 6,000 को कर भी दें तो फ़र्क इतना है। तो मैं समझता हूँ ये शोर करने वाली बात तो डस्के की है कि जहाँ 20 बंदे हुआ हुए और सुबह गए, और रिटर्निंग अफसर ने जो रिपोर्ट भेजी है वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी फ़ोन नहीं उठा रहा, आईजी फ़ोन नहीं उठा रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ये सारी चीज़ें सामने आई। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट मंगवाई तो उन्होंने कहा प्रेमा फेसाई वहाँ पे गड़बड़ हुई है, प्रेमा फेसाई वहाँ पे गड़बड़ हुई है, और वहाँ टेम्परिंग हुई है सारी। वो हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो टेम्पर्ड था। 45 के जो फॉर्म है वो हमारे पास हैं, लेकिन वहाँ प्रिजाइडिंग अफसर ने एक सर्टिफिकेट दिया जो नया सर्टिफिकेट था, उन्होंने वो सारा देख के इसको रोका है। अब उन्होंने एक कंप्लीट इंक्वायरी का हुक्म दिया है। रिटर्निंग अफसर कोई जो कि मेरा जज होगा, कोई डेफिनेटली कोई एडिशनल सेशन जज होगा या सेशन जज होगा, उसको कहा कि आप इसकी डिटेल इंक्वायरी करें। वो प्रेमा फेसाई तो एक समरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी। सही। तो ये बात ना यूसुफ जई साहब का मुनासिब नहीं है। इस पे मैं समझता हूँ कि अगर ये अपनी शिकस्त इधर मान लेते तो शायद पॉलिटिकली इतना डैमेज ना होता जितना आप इधर ये काम करने में। ये बाहर निकल के तो देखे दुनिया क्या कह रही है इंटरनेशनल लेवल पे, और लोकली यहाँ पाकिस्तान में क्या बात हो रही है। पॉलिटिकली ये डैमेज लॉस हुआ है, इनको ये मान जाएं। आज इनको चाहिए एनालिसिस करना कि क्या वजूहात है कि अवाम हमें वोट नहीं देना चाहते, उस तरफ तवज्जो दें ताकि अपनी परफॉर्मेंस, अपनी पॉलिसीज, अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, पॉलिटिकली उनको मशवरा दे रहा हूँ बजाय इसके कि आंखें करके कहें वहाँ तो पीटीआई वर्सेस। शौकत साहब, अब ये अवामी रद्दअमल तो है, लोग महंगाई से परेशान तो हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी शहर में सड़कों पर निकलें तो लोग चाहे पीडीएम को सपोर्ट करें ना करें, लेकिन एक महंगाई की सूरत में हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट उनकी जरूर होती है। अभी आगे सेनेट इंतखाब आने हैं कि डस्का में जो कुछ हुआ, जिस तरह आपने पीके 63 में अपनी शिकस्त को मान लिया, अब आप अदालत जा रहे हैं, डस्का में भी ये पोलिंग स्टाफ का गायब हो जाना, फिर अब तक रिजल्ट ना आना, इलेक्शन कमीशन अभी तक वहाँ भी कन्फ्यूजन का शिकार है। तो ये इतना बिखेड़ा वहाँ पर क्यों किया गया? 2 लोगों की जान भी चली गई, फिर आपकी जमात भी हार मानने को तैयार नहीं, एक सीट जाने देते अपोजिशन के पास आप। देखें, मेरे ख्याल से ये 2 चीज़ें मिक्स हो रही है ना। एक तो ये कि अवाम हमें वोट देना चाहती है नहीं देना चाहती है, तो ये इशू है। दूसरा जो गड़बड़ हुई है
देखिए, जहाँ तक वोट देने का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी से सद्दा से JUI जो है वो जीतती आ रही है। ये पहली दफ़ा है कि JUI प्लस उसके इत्तेहादी मिल के भी अपनी सीट न बचा सके और तीसरी पोजीशन ली है। ये भी नहीं कि मतलब दूसरी, ये भी नहीं कि कोई करीब। और PTI ने कितना वोट लिया है, उसके दूसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार आया है, तीसरे नंबर पे JUI का उम्मीदवार आया है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि मेरे ख्याल से इस पर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। वही चला रहे हैं ना कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, तो कम से कम ये तो बात ना करें ना दोबारा। तो ये मैंडेट तो उनको पता चल गया कि उनका कितना मैंडेट है। देखिए, अब लोग जो है ना, ये NA-45 कुरम एजेंसी की बात कर रहे हैं शौकत साहब आप। अब इन बातों में नहीं मैं कुरम एजेंसी की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं आना चाहता हूँ इस तरफ। ये जो आप कह रहे हैं कि जी गड़बड़ हुई, जो भी, देखिए गड़बड़ की किसने, ये तो यानी राणा साहब बड़े माशाल्लाह वो हैं, लेकिन जो दूसरे राणा साहब हैं तो उनके बारे में ये क्या कहेंगे कि मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या ये सारा दिन मीडिया नहीं दिखाता रहा है राणा सना साहब कौन क्या कर रहा है? तो मेरे ख्याल से वो तो जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जिसने जो कुछ किया वो ऑन स्क्रीन पे मौजूद है। वो सारा दिन लोग देखते रहे कि वो करना क्या चाहते हैं। देखिए, ये धूस धांधली ये सारी चीज़ें होती रही तो किसने की? ये तो मीडिया के फुटेज उठा के देखें कि किसने किसको धमकाया। देखिए, ये अब मैं समझता हूँ कि आप ये जो वोट की बात कर रहे हैं ना, हमने पिछली दफ़ा गालिबन 61,000 वोट लिए थे, इस दफ़ा तो हमारा 1 लाख से ज़्यादा है। तो ये किस बुनियाद पे कहते हैं कि जी PTI का जो है ना वो ग्राफ ठीक नहीं है? ये कैसा ग्राफ है जो 61 से हमारे 1 लाख पे पहुंच गया वोट और हम विनिंग पोजीशन पे हैं और ये कहते हैं कि जी, तो मैं तो जहां हमने हारा भी है ना इलेक्शन, वहां आप देखें कि हमारा वोट बैंक ज़्यादा है और ये अकेला वहां पे अब सिर्फ PMLN नहीं खड़ा है कि PMLN के साथ हमारा मुकाबला या इधर JUI के साथ मुकाबला है। अब जैसे ये आम ये 11 जमातें समझे, ये ज़िमनी इंतखाब में 11 जमातों ने मिलकर बहरहाल कम फर्क से ही आपको हरा दिया। अब ये 11 जमातें मिलकर इसी तरह सेनेट में भी तो आपको नहीं मिलकर हरा देंगी। देखिए, पहली बात तो ये कि इनके अंदर इतने इख्तलाफात हैं कि वो ये ज़िमनी इलेक्शन अलग चीज़ होती है, जब जनरल इलेक्शन पे जाएंगे ना तो इसमें तो हर एक कहती है कि जी इख्तलाफात तो आपकी जमात में भी हैं, जैसे PTI ने PTI को PK 63 में हरा दिया, वैसे सेनेट में भी हमारे जुमात में हमारी जुमात के जो इख्तलाफात, देखिए वो हमारी जुमात के इख्तलाफात वो ऐसे इख्तलाफात नहीं है। वो देखिए जो खटक साहब ने कहा कि उनके ये तो घर का मामला है ना एक, और इसके अलावा जो बेकायदगी हुई है, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अगर इनके पास 75 में जो बेकायदगियाँ हुई हैं अगर ये समझते हैं तो अदालत चले जाए, बजाय इसके कि उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डालें और वो उनसे कहें कि जी आप रिजल्ट रोकें। यहाँ तो हमने कोई प्रेशर नहीं डाला, ना हमने किसी को कहा कि आप रिजल्ट ना अनाउंस करें। ठीक है, चलें, जो कानूनी तरीके का तहफ़्फ़ुज़ात हो तो अदालत जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दूसरे शौकत साहब, राना तनवीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और शौकत साहब ये कह रहे थे जिस तरह PK वो तमाम सबूतों के साथ अदालत जा रहे हैं, उसी तरह डस्का और दीगर जहाँ भी अपोजिशन को धांधली की शिकायत हैं तो उन्हें भी अदालत जाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सिंध के ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल हुई थी, हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, वो अभी अस्पताल में मौजूद हैं जहाँ उनका इलाज भी चल रहा है। उन पर तशद्दुद भी हुआ जेल में, उन पर सांप फेंके जाने का वाक़या भी हुआ। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और 5 रोज़ पहले जब मलीर में PS 88 का ज़िमनी इंतखाब हुआ, हलीम आदिल शेख साहब को उस दिन सिंध पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद जेल के अंदर उन पर उनके करीब से सांप भी मिला जिसको उन्होंने मार दिया। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके बाद फिर उन पर तशद्दुद का भी उनको निशाना बनाया गया। एक वीडियो ऐसी भी वायरल हुई है, गो कि उस वीडियो में अभी तक उन पर तशद्दुद होते नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिना अस्पताल में वो मौजूद हैं जहाँ पर इस वक्त उनका इलाज चल रहा है और हॉस्पिटल के ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि उनकी टांग में जो प्लेट डली हुई थी उस पर भी चोटें आई हैं और साथ साथ उनको कई हड्डियों में उनके फ्रैक्चर भी हुआ है। अब सिंध पुलिस का ये रवैया, सिंध हुकूमत की इस पर खामोशी, इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा फंक्शन लीग और GDA की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नुसरत साहिबा, अब इस पर ज़ाहिर सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के अंडर में आती है, सिंध पुलिस की कस्टडी में ये सब कुछ हो रहा है हलीम आदिल शेख साहब के साथ,
तो पहले तो इस पर आपके तासुरात ज़रा क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, इस वक्त तक जो भी चीज़ें सामने आई हैं और वो खुद उस वक्त भी वो अपने स्टेटमेंट दे रहे थे कि मेरे साथ जेल में नारवा सलूक हुआ, और वहाँ जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी उन्होंने बताया कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई है। और अभी सांप की बात आई और तशद्दुद की बात आई, कुछ CCTV फुटेजेस भी आए हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब सिंध हुकूमत पर बिल्कुल एक सवालिया निशान आ रहा है और पुलिस पर भी आ रहा है कि या तो इसकी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले कि आखिर क्या खुदा न खास्ता वाकई उनको मारने की कोशिश की गई, किसने की, किस तरीके से हुई, और जेल कस्टडी में क्या कुछ होता है सबको पता है यहाँ सिंध में कि जो अपने पसंदीदा लोग होते हैं, पैसे वाले, सोर्स वाले, उनको अब तो बाकायदा उस दिन एक रिपोर्ट भी चली थी कि जेल्स में टेलीफोन्स भी हैं उनको अवेलेबल है, नेट अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें। ये तो आपको मुझे भी पता है कि जेल्स में क्या क्या हो जाता है। तो अब इस तरह की अगर खुदा ना खास्ता उन पर हमला करने की, मारने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन हो। और चलिए नुसरत भाई, इस पर तो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन हो, हक़ाइक़ सारे सामने आने चाहिए, लेकिन जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस पर तो आपको एतराज़ नहीं है ना, क्योंकि वो उनके साथ असला बरदार लोग भी थे। अब वो उस हल्के में घूम रहे थे जहाँ बाई इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन रूल्स की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। ज़ाहिर सिंध असेंबली में वो अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें तो बेहतर पता होने चाहिए तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उनके गिरफ्तार होने के तरीक़ेकार पर तो आप लोग को एतराज़ नहीं है? देखिए जी, अगर ये पहली मिसाल होती तो मैं कहती हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, और दूसरे हलकों में जो ओपोनेंट पार्टीज हैं वो इस तरह नहीं घूम रही होती। लेकिन आप कराची से कश्मीर जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होते हैं पीपल्स पार्टी के लोग घूमते फिरते हैं, इसी तरह असलाह भी होता है और इसी तरह उनके वुज़रा और MPs, बल्कि तो वो तो पोलिंग उनके अंदर खड़े होकर उनको MPs MNS को देखा गया है, और कई ऐसी फुटेजेस भी आई थी जिसमें उनको ठप्पे लगाते भी देखा। खैरपुर में ऐसी मिसाल है। तो इस तरह की अगर मिसालें हैं तो फिर तो ये पहली मिसाल तो नहीं है कि अगर वो गए थे, अगर इलेक्शन के हवाले से वो वहाँ एक विजिट करने गए तो क्या वो पहली मिसाल थी? ऐसा नहीं है। ऐसा पूरे सिंध में हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, और होता रहा है खास तौर पर इलेक्शन के दौरान। और हम लोग गवाह, हम लोग देखते हैं, हमारे सामने गुजरते चले जाते, बल्कि 8-8 अजला की पुलिस एक एक जिले में मंगा ली जाती है। अच्छा। और वो इस तरह खौफ और दहशत का माहौल होता है कि लोग बेचारे खौफ में मुब्तला होते। तो ये अगर कहना कि ये उन्होंने गलत किया या किया, ये मेरे ख्याल में इसको ठीक है। चलो सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ जान लेते हैं। नुसरत साहब, मैं आपके वापस भी आता हूँ। तैमूर तालपुर साहब, ये यूसुफ बलोच साहब ने ये सीट तो जीत ही लेनी थी PS 88 की, फिर ये इतना ड्रामा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी? हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार किया, फिर जेल भिजवा दिया, फिर वहाँ सांप उन पर छोड़ दिया, फिर उन पर तशद्दुद भी हो गया, हॉस्पिटल पहुँच गए वो। जी बिल्कुल, मलीर की सीट हम अल्हम्दुलिल्लाह जीते, और जो सीट पहले हमने 6000 की लीड से जीती थी वो हमने 19,000 या 20,000 की लीड से जीती। तो यहाँ से तो आपको पता चल जाता है कि क्या रद्द अमल है इस अवाम का PTI और उनके इत्तेहादियों के बारे में, जो उन्होंने मुसीबतें खड़ी कर दी और जो हालत कर दी हैं आम इंसान का, वो तो आपके सामने है। रही बात हलीम आदिल शेख की, तो हलीम आदिल शेख की जगह कोई भी MPA MNA किसी भी पार्टी का होता और ये हरकतें करता तो मुराद अली शाह साहब की कैबिनेट की हुकूमत, सिंध पुलिस या जितने भी इदारे हैं वो इसी तरह से हरकत में आते हैं और इसी तरह से काम करते हैं। आपने देखा जिस तरह से हलीम आदिल शेख वहाँ पर आया, 8-8 10-10 हथियार बंद ऑटोमेटिक के साथ, वेपन के साथ लेके, उसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, हर एक के हाथ में ये फ़ोन था और हर एक के हाथ में वो रिकॉर्डिंग है कि कौन फायरिंग कर रहा है और किस तरह फायरिंग कर रहा है। मकसद ये नहीं इलेक्शन जीतना, इलेक्शन तो सिंध में कोई किसका चंगा भला भी हमसे नहीं जीत सकता, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। बात यह है कि ये पहली बार हुआ। फायरिंग के निशान तो उनकी अपनी गाड़ी पर थे, अगर वो फायरिंग कर रहे होते तो अपनी गाड़ी पर क्यों फायरिंग करेंगे? इनकी ये सारे शवायद हमारे पास मौजूद हैं, फायरिंग करते इनके लोग हमें नजर आ रहे हैं, इनकी अपनी गोलियां इनको लग सकती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी रखती है, ड्रामेबाजी के लिए है। पर आप ये सिर्फ चीज सोचिए कि पहली बार हुआ है कि न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने, बड़े बड़े चैनल्स के कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने, एंकर पर्सन्स ने ये डिमांड की सिंध हुकूमत से कि इसको नहीं छोड़ें, क्योंकि हम खुद गोलियों की जब्त में थे, कोई गोली उनको भी लग सकती थी। गोली को नहीं पता होता कि पीपल्स पार्टी का कौन है जिनके ऊपर ये फायरिंग करे थे, या पुलिस कौन है, या फिर न्यूज एंकर्स कौन से वहां पे खड़े हुए हैं। तो ये तो एक डिमांड नहीं थी वहां से, पहली बात। दूसरी बात आपको ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि वहां पर ये गिरफ्तारी तब अमल में लाई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कहा
सिंध पुलिस को अहकामात जारी हुए कि इसको बेवकूफ़ इंसान को अरेस्ट करके और उसी वक्त इसके इलाके से बाहर निकाला जाए, तब हमने इसको गिरफ्तार किया। तीसरी बात आपने की सांप की, तो मुझे समझ नहीं आता कि हलीम आदिल शेख साहब का भी कद 4.5 फुट है और सांप को उन्हें मारने से पहले नाप भी कर लिया, वो भी 4.5 फुट का था, और हलीम आदिल शेख साहब काले कोबरा से बच गए पर सांप उनके जहर से मर गया। तो ये चीजें बहुत बड़ी मेरे ख्याल से आपस में ही क्लैश तैमूर साहब, सांप वहां से बरामद तो हुआ ना, सांप वहां तक पहुंच कैसे गया? और फिर जिस डंडे से उन्होंने मारा, वो जेल की उस कोठरी में, लॉकअप में, क्या डंडे भी वहां मौजूद होते हैं? वो डंडों से तो फिर एक दूसरे को भी लोग मार सकते हैं वहां पर। आपको इतना जबरदस्त एंटरटेनमेंट मिलने वाली है, क्योंकि हम इंशाल्लाह विद इन 48 आवर्स, हमने आपसे वादा किया था, हम वो प्रेस को रिलीज करेंगे और बोल को इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बोल सच बोलता है, सबसे पहले हम बोल को ये कैप्शंस देंगे, वीडियो फुटेज के, जब आप देखेंगे कि वो सांप कैसे आया, किस मोहतरमा के कौन से बर्तनों के अंदर था, मोहतरमा के जाने के कितनी देर के बाद वो सांप निकला, और वो डंडे की एंट्री कैसी, इतनी जबरदस्त हमारे पिक्चराइजेशन है तो कि वो देखने बाद तो दिल ही खुश हो सिंध पुलिस ने क्या किसी मोहतरमा को उन तक रसाई दे दी थी? किसी ने उनसे मुलाकात की थी? कौन कौन उनसे मिल चुका था? बिल्कुल, एक मोहतरमा है जो ज्यादातर इनके साथ ही होती हैं, अस्पताल में भी बेड पे उनके साइड पे बैठी हुई थी, विक्ट्री की साइंस भी दिखा रहे थे वो लोग आज अपना, और अस्पताल के बेड से। उनका नाम आपके पार्टी लीडर्स के सरनेम से मिलता जुलता नाम है जी? उन मोहतरमा का नाम आपके पार्टी लीडर्स के सरनेम से मिलता जुलता नाम है, यानी भुट्टो भी आता है उन मोहतरमा के नाम में? वो भुट्टो लगाते हैं, वैसे वो आरई है जात के, ताहिरा अनाई उनका नाम है, वो फेक नेम एक लगाया हुआ है जो कि ना कि उनके आईडी कार्ड पर है और ना कि उनको पासपोर्ट पर है, तो बनने को कोई भी बन सकता है। बिल्कुल आपका अंदाजा सही जगह पे गया। हम ये भी बताएंगे कि मोहतरमा और बाकी जो लोग आए थे कितनी देर कौन कौन उस कमरे में अंदर मौजूद रहा। तो हम ये सारी डिटेल्स अब इंशाल्लाह पब्लिक करेंगे, और जैसे मैंने वादा किया पहले बोल से करेंगे। सही। तो नुसरत साहब, 2 दिन में सारी डिटेल सामने आने वाली हैं, सूरत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। ये हलीम साहब ने किस तरह सांप को मारा, किस तरह उन पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो किसने किया, वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स भी सामने आ जाएंगी, सिंध गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, तो फिर तो कोई एतराज़ नहीं रह जाएगा आप लोगों को। देखिए जी, अगर हर चीज सामने के लिए यही तो डिमांड की जा रही है ना कि इन्वेस्टिगेशन हो, और वाकई अगर कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें एकदम से ब्रेकिंग न्यूज आएगी, क्या आएगा सब इसी चीज में ही मेरे ख्याल में अगर छुपी हुई बातें हैं कि बहुत कुछ ऐसा हो गया जो अनहोनी बातें हैं, और जो हलीम आदिल कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, तो आज ले आए ऐसी जो भी चीजें हैं ताकि हर चीज क्लियर हो। खामखा में इस वक्त पूरी सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक अजीब किस्म की कैफियत है कि क्या इस तरह होता है, ले जाते हैं जेलों में और इस तरह खुदा न खासा मार दिया जाता है या मारने का कोई सिलसिला किया जाता है। अगर इन तमाम चीजों को क्लियर नहीं किया जाएगा तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो और लोगों के जहनों में आएंगी। तो अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन ही के लिए तो कहा जा रहा है कि करें, बताएं कि क्या हुआ था, अंदर क्या हुआ है, और सच सामने आना चाहिए ताकि सारी दुनिया को पता चले। और जो इस वक्त तक खुदा न खासा ये कहा जा रहा है कि भाई उनको मारने की कोशिश और तशद्दुद के निशानात और तशद्दुद की बात तो शायद मेडिकली उनको उनकी ये क्लियर हो चुकी है कि उन पर तशद्दुद हुआ है। अब हुआ है तो ये चीज तैमूर साहब, ये मामला ऑपोजिशन है वो, तैमूर साहब, ये मामला वजीर आजम तक पहुंच गया है, चूंकि गवर्नर सिंध ने जो खत लिखा है वजीर आजम को, उसका मतन ये है कि IG सिंध को अब हटाया जाए, चूंकि सिंध हुकूमत और वजीर आला मुराद अली शाह उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जी, अब पहला IG तो जी नुसरत साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ से। तैमूर साहब से पहले इसका जवाब ले लूँ कि क्यों सियासी मकासद के लिए IG साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नर साहब जो है ना, PM साहब को भी भेजें और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी भेजें। जब कोई आके तशद्दुद करेगा पुलिस पर, आम लोगों पर और पोलिंग के अमले पर, इंशाल्लाह ताला अगली बार इससे ज्यादा डबल कार्रवाई की जाएगी। जो कानून कहता है वो हम बिल्कुल करेंगे, करते रहेंगे। अगर बात सियासी इंतकामी कार्रवाई की है तो फिर हमने इनको क्यों छोड़ा रात को अस्पताल जाने के लिए, और वो भी शर्जील इनाम मेमन साहब की फाउंडेशन है, इनाम फाउंडेशन के वालिद के नाम से उनकी एम्बुलेंस उनको लेके गई है, और जब मरीज जाता है तो एम्बुलेंस में पीछे लेट के जाता है। ये तो जनाब आगे बैठ के हंसते हुए विक्ट्री के साइन दिखाते हुए जा रहे थे, तो हमें पता था कि ड्रामेबाजी है, पर हम ये इंप्रेशन जो है देना चाहते हैं कि हम फेयर हैं, हम फ्री हैं, हम कानून के साथ चलते हैं। अगर हम चाहते रात को उनको वहीं पर रखते, ड्रामेबाजी थी, हुआ तो कुछ भी नहीं। जब यहाँ पे अस्पताल पहुंचे उन्होंने अपनी टांग दिखाई,
ये घोड़े की सवारी से गिरे थे। ये काम ही एक ऐसे करते हैं ना उल्टे जो उनको सूट नहीं करते हैं। फायरिंग कर देंगे जाके पोलिंग स्टेशन पर, लोगों पे जाके हमला कर देंगे। इस तरह एक जंगली घोड़े पर चढ़ गए थे जिससे इनको गिरे थे, चोट लगी थी और इनको रॉड लगी थी। मेरे ख्याल से नुसरत साहिबा को भी पता होगी, अगर नहीं है तो इनके मेडिकल रिकॉर्ड में सारी 5 दिन से तो ये लोग 5 दिन से तो सिंध हुकूमत की तहवील में, ये कहाँ घोड़े की सवारी इन्होंने कर ली सिंध हुकूमत की तहवील में? ये बहुत पुरानी बात है। इनका जो राइडिंग करते हुए कोशिश करते हैं घोड़े की, घोड़े ने इनको पसंद नहीं किया, उन्होंने भी मार गिराया इनको, तो इनकी वहां पे टांग टूट गई थी। मेडिकल उनका रिकॉर्ड वहां पे मौजूद है और इनको कुछ वक्त पहले इनके डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि ये स्वेलिंग हो रही है, इस रॉड को रिपेयर कर सही कराएं, इन्होंने नहीं कराया। ठीक है, और अब आगे उस तो नुसरत साहिबा, ये जैसे ही हमारे मुल्क का कोई भी सियासतदान, वो सीनियर सियासतदान हो, वो कोई नया सियासतदान हो, जैसे ही वो जेल में जाता है, पुरानी बीमारियां भी फौरन नई के सामने आ जाती हैं, पुरानी तकलीफें भी निकल आती हैं और जेल से सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है वो। हाँ, ये हमारा सियासत का जो है ना वो सबसे ऐसा पहलू है जिस पर मेरे ख्याल में अब बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कोई भी है, अब मुझे नहीं पता, अभी हलीम आदिल का तो स्टेटमेंट आ चुका है, उनके डॉक्टर्स वगैरह पे इन पे तशद्दुद हुआ है, लेकिन ये रिवायत तो पहली तो है नहीं। अगर खुदा ना खासा आप इनकी तरफ लेके जा रहे हैं, हर कोई लेकर लाठी लेकर और बेचारा तकलीफ में घूमता है और उसके बाद जब कुछ रिलैक्सेशन मिलती है तो उसके बाद ऐसे भागते दौड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं उस पर क्या बोलूंगी, डॉक्टर आसिम की वीडियो, ऐसी विजुअल आप लोग ही चैनल्स पे दिखाते रहते हैं, वो देखें कैसे भागते फिर रहे हैं, वो देखें जेल में किस तरह जा रहे हैं। शर्जील मेमन की उस दिन किसी चैनल पे चल रही थी कि वो जरदारी साहब की सोशल मीडिया पे भी उन लोगों ने तस्वीरें लगाई हुई हैं कि वो जब वो अदालत में एंट्री देते हैं तो व्हीलचेयर पे, और जब वो मंगनी की तकरीब में तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी सहारे के चल रहे हैं। हाँ, ये पहली मिसालें भी नहीं है, ये बहुत पुराना हम देखते चले आ रहे हैं। नजला, खांसी हो गई, कुछ ऐसा हो गया, दिल पे फौरन दिल पे तकलीफ हो गई, खुर्शीद शाह साहब की भी कई ऐसी चीजें आई, कई सियासत। अब मैं ये नहीं कह रही कि खुदा न खास्ता कि उनको बीमारी नहीं होगी। ठीक है, चलें नुसरत साहब, टाइम बस बिल्कुल खत्म हो गया। नुसरत सहर अब्बासी साहबा, तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया दोनों का। गुफ्तगू आपने देखी। अभी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक बड़े और अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्कों में क़वानीन ज़िंदगी के नज़्म ज़ब्त के साथ गुजारने के लिए और फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क़वानीन सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि कमज़ोर पर इसका इतलाक़ किया जाए और ताकतवर इसको तोड़ते फिरें। ये बायो सिक्योर बबल नामी एक मुश्किल इस्तिलाह, जिसका शायद एक आम आदमी को मतलब भी ना मालूम हो, तमाम खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था। लेकिन चंद दिन पहले मोहम्मद हफीज़ ने इसको फॉलो ना किया तो उनको पाकिस्तान की कौमी टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन अब जब PSL शुरू हो चुका, 2 रोज़ कबल वहाब रियाज और डैरन सेमी ने बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की, जिस पर इन दोनों खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भेज दिया गया और ये दोनों पहले मैच से बाहर हो गए थे। लेकिन ये मामला शायद इतना सादा ना था। पेशावर ज़ल्मी की टीम ने अपने आप को क़वानीन से बाला समझ लिया था और शायद दुरुस्ती समझा था। इतवार के दिन जब लाहौर कलंदर की टीम स्टेडियम आने के लिए बस में सवार हो चुकी थी तो उसे इंतजार करते करते आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, मगर पेशावर ज़ल्मी की टीम होटल से बाहर ही नहीं आई। फ्रेंचाइज मैनेजमेंट की जानिब से पेशावर ज़ल्मी को यह पैगाम मिला था कि जब तक वहाब रियाज और डैरन सेमी ना आए कोई स्टेडियम नहीं जाएगा। PCB ऑफिशियल उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, मगर कोई फायदा ना हुआ। टॉस का वक्त भी तेजी से करीब आ रहा था और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत दोनों टीमों को एक साथ स्टेडियम के लिए रवाना होना था। इस सूरत हाल में बोर्ड ऑफिशियल्स के तो पसीने ही छूट गए और मामले का जब कोई हल ना निकला तो फिर उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट के सामने हथियार डाल दिए। PCB की टेक्निकल कमेटी ने पेशावर ज़ल्मी की अपील मंजूर कर ली और वहाब रियाज और डैरन सेमी को 3 दिन से पहले ही आइसोलेशन से बाहर आने की इजाज़त दे दी गई और कप्तान और कोच स्टेडियम जाकर मैच में शरीक भी हुए। वहाब रियाज तो मैच खेल भी रहे थे, इसलिए वो तो मास्क नहीं लगा सकते थे, लेकिन डैरन सेमी जो पवेलियन स्टैंड में टीम के साथ बैठे थे वहां भी मास्क ना लगाकर बायो सिक्योर बबल कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। और यूं न सिर्फ बायो सिक्योर बबल खत्म हो गया बल्कि बोर्ड हुक्काम का भरम भी टूट गया। उसूल पसंदी की बात करने वाले लोग जरा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, आज आपका आर्टिकल पढ़ा जो कल से मुताल्लिक आपने डिटेल्स लिखी हैं, तो बड़े इंकशाफात हैं। यानी इस मुल्क में जो बायो सिक्योर बबल के नाम पर कमज़ोर खिलाड़ियों पर जुल्म हो रहा है और जो ताकतवर खिलाड़ी हैं उनके लिए उसको तब्दील करने की सहूलत मौजूद है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि
जो मिसालें मैंने पहले भी बताई थी कि जो कमजोर खिलाड़ी हैं, जो अननोन प्लेयर्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिए गए, किसी को बैन कर दिया गया, किसी को घर भेज दिया गया कुछ दिन के लिए। लेकिन यहाँ जब एक ताकतवर टीम के ताकतवर जो नॉन प्लेयर्स थे उनका जब केस हुआ तो उन लोगों को जो है ये इस तरह से परेशान किया गया कि सामने लाया गया है। बात पहले कहा कि जी उनके टेस्ट ऐसे आएंगे, दोबारा आएंगे, 3 दिन तक जो है उनको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में आप देख लीजिए कि क्या हुआ कि सब कुछ खत्म। जब पेशावर ज़ल्मी की टीम ने कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे, बायकाट करेंगे, तो उसके बाद सब कवानीन भूल गए और उनको फिर इजाजत दे दी। वो टीम के साथ गए और उन्होंने जाके फिर मैच भी खेला। डैरेन सैमी भी वहाँ डग आउट में मौजूद रहे। तो ये तो देख लेना आप दोहरा में आ रहे हैं और ये ठीक और नहीं है। बायोसिक्योर बबल की चूंकि खिलाफ वर्जी की थी सलीम साहब, डैरेन सैमी ने, और वो बगैर मास्क के तमाम दिन मौजूद रहे डग आउट में भी और अंदर खिलाड़ियों से मिलने भी आते रहे। ये चीज तो मैंने उस वक्त गौर नहीं किया, लेकिन जब आप बायोसिक्योर में आ जाते हैं जहाँ पर ये टीमें हैं, दूसरे लोग हैं, तब फिर ये मास्क वगैरह तो जाहिर है इतनी पाबंदी नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो सारे लोग बायोसिक्योर में होते हैं। लेकिन क्या ये बायोसिक्योर वाकई महफूज है, ये मेन चीज है, ये हमें देखनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि खिलाफ वर्जी हुई, उसके बाद इनको छोड़ दिया पूरा क्वारंटीन करने से पहले ही, तो इसका मतलब है कि बायोसिक्योर महफूज नहीं रहा और रूल पे इतना इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही है, तो फिर तो फायदा नहीं है। सही। अच्छा सलीम साहब साथ रहिएगा, समीउल हसन साहब डायरेक्टर मीडिया है पीसीबी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर मौक़िफ़ जान लें। समीउल हसन साहब, ये इतना ही सादा मामला था कि कोई पेशावर ज़ल्मी ने दरख्वास्त की कि ये दोनों मैच में वहाब रियाज को मैच खिलाना है, डैरेन सैमी भी स्टेडियम जाएंगे, आपने इजाज़त दे दी, या उनकी तरफ से आप लोगों को धमकी दी गई थी मैच का बाइकआउट करने की, फिर इसलिए आपने मजबूरन ये इजाज़त दी है? मेरे ख्याल से धमकी का लफ्ज़ नामुनासिब है और वो फिट नहीं बैठता। जो लोग फैक्ट्स को नहीं जानते और प्रोब नहीं करते और सेंसेशनलिज्म के ऊपर बिलीव करते, वो इस किस्म के अल्फाज यूज करते, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, जो भी आप फैसला करते हैं उसके बाद एक अपील का हक होता है। उन्होंने वो अपील का राइट इस्तेमाल किया। अच्छा। तीसरी बात ये है कि ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो 2 अरकान बबल के अंदर थे वो सिर्फ उस आदमी से, एक आदमी के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया था। जो 2 हज़रात बबल के अंदर थे जिन्होंने बाहर के आदमी के साथ इंटरेक्ट किया था, उनके पीसीबी के टेस्टिंग सारे नेगेटिव थे। अच्छा। जब उनको क्वारंटीन में डाला और टेस्ट किया तो वो भी नेगेटिव थे। अच्छा। जिन साहब से उन्होंने मुलाकात की उनके भी पिछले हफ्ते के टेस्ट नेगेटिव थे। अच्छा। उन्होंने भी फ्राइडे के बाद अपना नेगेटिव टेस्ट कराया और टेस्ट कराया जो नेगेटिव आया। जब उन्होंने ये सारे एविडेंसेस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टेक्निकल कमेटी के सामने रखे तो उन्होंने अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल किया। क्रिकेट के फैसले जज्बाती नहीं किए जाते, खबरें जरूर जज्बाती लिखी जा सकती है। तो समीर साहब जो क्वारंटाइन, जी जी जी, अच्छा आप फरमाइए। जज्बाती फैसले नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, ये समझना बहुत जरूरी है लोगों को कि ये पीसीबी की भी इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी का सवाल है और फ्रेंचाइजीज की भी क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी का सवाल है। ऐसा कोई काम ना पीसीबी ना टीम्स करेंगे जिससे कि इवेंट की क्रेडिबिलिटी खराब हो, जिसकी बुनियाद के ऊपर टूर्नामेंट पोस्टपोन हो, ये सबका लॉस होगा। और इसके साथ साथ उन हजरात का भी लॉस होगा जो प्राइवेट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर इस इवेंट को यूज कर रहे हैं टू सेल देयर कंटेंट। समीर साहब, क्वारंटाइन पीरियड जो था वो पूरा हो गया था दोनों का, डैरेन सैमी का? क्वारंटाइन पीरियड, देखिए क्वारंटाइन पीरियड 3 दिन का है, बट देयर इज एन अपील प्रोसेस। अगर वो नहीं कर पाते, इवेंट टेक्निकल कमेटी को कन्विंस नहीं कर पाते, तो उनको वो क्वारंटीन पीरियड जो 3 दिन का था वो इस्तेमाल करना पड़ता। और मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। जी बिल्कुल। आपको याद होगा पाकिस्तान टीम इंग्लैंड गई थी, हमारे एक प्लेयर ने उनकी तस्वीर गोल्फ प्लेयर के साथ आई थी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको क्वारंटीन में नहीं डाल दिया था 5 दिन के लिए, उन्होंने उनको क्वारंटीन में डाला, एक टेस्ट किया और उसके बाद जब टेस्ट नेगेटिव आ गया तो वो वापस आ गए। इसलिए कि उनको ये पता था कि वो प्लेयर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ कांटेक्ट में आया है। इस टाइम ये सिनेरियोस डिफरेंट होते हैं, लोगों को एनालाइज, रिव्यू करना चाहिए। You always have to compare apples with apples, not apples with oranges. तो समीर साहब, पेशावर ज़ल्मी ने, उनकी मैनेजमेंट ने ये कहा था कि हम इस मैच का बाइकआउट करेंगे अगर वहाब रियाज और डैरेन सैमी हमारे साथ नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। पेशावर ज़ल्मी के ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं
तो आज जो डिटेल सलीम खालिक साहब के कॉलम में जो छपी हुई है, पूरी कहानी जो उन्होंने बयान की है, जो होटल की लॉबी में होटल में होता खबर के ऊपर मैं ना, मेरी ट्रेनिंग ये नहीं है कि मैं लोगों की खबरों के ऊपर कमेंट करूं। अच्छा। आपने मुझसे एक पीसीबी के तर्जुमान की हैसियत से चीजें पूछी, मैं पीसीबी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। सही। और उसके बाद ये आपका राइट है, आपके सुनने वालों का राइट है कि वो कंपेयर करें और डिसाइड करें कि कौन सही और कौन गलत है। मैं अच्छा समी साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गवादर क्रिकेट स्टेडियम में जो अभी 25 मार्च के हवाले से खबरें आ रही हैं, तो पीसीबी ने डिसाइड कर लिया है कि पीएसएल की 2 टीमें वहां नुमाइशी मैच खेलेंगी? मेरा ख्याल है कि मेरे पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है। अच्छा। जब मेरे पास इस हवाले से कोई खबर होगी तो मैं यकीनन आप सब दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करूं। तो समी साहब, पीसीबी के ऑफिशियल्स का प्लान कर रहे हैं, चूंकि एक बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, आगे उसको फ्यूचर में पीसीबी ज़ाहिर क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए भी और उस एरिया को प्रमोट करने के लिए भी और पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए ये इवेंट्स वहाँ प्लान कर सकता है? यकीनी तौर पे बहुत आप सही बात कर रहे हैं। गवादर स्टेडियम यूनिक स्टेडियम है, इंतहाई खूबसूरत स्टेडियम है और उसको सपोर्ट करने के लिए पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव वहां गए और उन्होंने मैच के अंदर शिरकत की। यकीनी तौर पे पीसीबी उस यूनिक स्टेडियम को इस्तेमाल करना चाहेगा, बट उससे पहले देयर इज अ प्रोसेस दैट नीड्स टू बी फॉलोड। बट एक खूबसूरत स्टेडियम का इजाफा हुआ है, एक शानदार लोकेशन का इजाफा हुआ है और यकीनी तौर पे पीसीबी एट सम पॉइंट इन टाइम किसी ना किसी इवेंट के कुछ ना कुछ मैचेस यकीनी तौर पे वहां करवाएगा। और समी साहब, क्या वहां पर चूंकि जो तमाशाई होते हैं, जो ऑडियंस होती है, उसके बैठने के लिए कुछ इंक्लोजर्स वगैरह वहां पर कुछ इस तरह के काम पीसीबी करने के मूड में है, सोच रहे? चूंकि अभी हमने देखा था वहाँ शायद तमाशाइयों के बैठने की कोई इतनी खास जगह नहीं है, इंक्लोजर्स वहां पर नहीं बने हुए। देखिए, एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट हो गई है, एक शानदार फैसिलिटी, प्लेइंग फैसिलिटी क्रिएट हो गई। जब वो बड़ा काम हो गया, इससे छोटी मोटी चीजें ये उसके वक्त के साथ साथ और जैसे जैसे इवेंट इस्तेमाल होगा उसमें बेहतरी आती चली जाएगी और ये यकीनी तौर पे एक ऐसा स्टेडियम बनेगा जिसको आगे चल के फ्यूचर के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। बट सिर्फ स्पेक्टेटर की जगह की जरूरत नहीं है, आई थिंक वहाँ मीडिया की भी जरूरत है, वहाँ ब्रॉडकास्ट एरिया की भी जरूरत है, फिर कोई एक होटल भी चाहिए जिसके अंदर 2 टीमें और मैच ऑफिशियल्स जाके ठहर सके। तो छोटा मोटा अभी काम करना बाकी है, बट वर्ल्ड मैप के ऊपर एक शानदार स्टेडियम का रिफ्लेक्ट हो गया है और इसको पीसीबी यकीनी तौर पे इसको इस्तेमाल करेगा एट सम पॉइंट इन टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समीउल हसन साहब डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थे और सलीम खालिक साहब भी मौजूद थे हमारे साथ, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। और सलीम खालिक साहब ये बता रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने गुज़िश्ता रोज़ मैच का बाइकआउट करने का कहा था, जिस पर पीसीबी के ऑफिशियल्स ने वाब रियाज और डैरन सैमी को टीम के साथ स्टेडियम जाने की इजाज़त दी। तो ये पूरी सूरत हाल थी और आखिर में अब जाते जाते चेयरमैन पैमरा सलीम बेग अभी भी अपने ओहदे पर मौजूद हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमारी ये गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा बोल की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल के खिलाफ उनके फैसले तासुब से भरपूर हैं, तो उनको उनके ओहदे से हटाने के लिए कोई नोटिस लिया जाए और बोल के साथ इंसाफ किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।